तो नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया है, तो चलिए दोबारा स्क्रीन से शेयर करता हूँ, रुकिए। तो कहने का सारांश यह है कि उच्चनाथ और नीचनाथ चंद्रमा से केंद्र में अगर स्थित होता है तो विपरीत राजयोग बनता है और नीच भंग राजयोग बनता है। तो हम ये उदाहरण के तौर पर ये जो हम कुंडली देख रहे हैं, तो यहाँ जो उच्चनाथ हो रहा है मंगल और नीचनाथ हो रहा है शुक्र, और चंद्रमा से चतुर्थ घर में मंगल है केंद्र में, और चंद्रमा से दशम में शुक्र होने के कारण ये नीच भंग हो गया सूर्य का। समझ में आ गया सूर्य का नीच भंग के विषय में? चंद्रमा से केंद्र में है मंगल और शुक्र। जन्म कुंडली में जो नीच का होना चाहिए तथा उच्चनाथ और नीचनाथ चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी? दोनों ही होने चाहिए, दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। यदि एक है तो नहीं होगा, एक होगा तो नहीं होगा। केंद्र में ये लग्न कुंडली से नहीं देखेंगे, सभी से देखेंगे। ये चंद्रमा से केंद्र पे होगा, चंद्रमा से पहला सूत्र। लग्न से नहीं होना, लग्न से नहीं होगा। क्या मतलब समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ये कह रहा हूँ कि चंद्र से देखना है केंद्र में हो रहा है कि लग्न से भी लग्न से नहीं होता है। अगर लग्न से चौदह केंद्र में हो रहा हो तो चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। गुरुदेव एक बार नीचनाथ, गुरुदेव एक बार उच्चनाथ और नीचनाथ एक बार दोबारा बता दीजिए कृपया। अब ये सूर्य जो ग्रह है, सूर्य ग्रह किस राशि में उच्च का होता है? सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और उससे सातवें राशि तुला राशि में नीच का होता है। तो उच्चनाथ क्या हुआ? मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल। तो उच्चनाथ कौन हुआ? उच्च राशि का नाथ अर्थात स्वामी मंगल हुआ। मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ। अब नीचनाथ कौन है? तुला का स्वामी। तो तुला राशि का अधिपति कौन है? शुक्र है। तो कहने का तात्पर्य जो ग्रह नीच का हो रहा है तो उसका उच्चनाथ और नीचनाथ चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। अब मान लीजिए मकर राशि में, जैसे कि यहाँ मान लीजिए चंद्रमा भी मकर राशि में बैठा है और गुरु भी मकर राशि में नीच का हो रहा है। अब इसका नीच भंग राजयोग कैसे होगा? तो गुरु किस राशि में उच्च का होता है? कर्कट राशि में। अधिपति कौन है? चंद्रमा। ठीक है। और नीच राशि में मकर राशि में हो रहा है तो मकर राशि का अधिपति कौन है? शनि। ठीक है। अब चंद्रमा गुरु तो एक साथ बैठे हैं और दूसरा सूत्र चंद्रमा से शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठा हो, चंद्रमा से चतुर्थ में बैठा हो, चंद्रमा से सप्तम में बैठा हो, चंद्रमा से दशम में बैठा हो या चंद्रमा के साथ बैठने पर ये नीच भंग राजयोग बन जाएगा। समझ में आया? जी गुरुदेव। अब दूसरा उदाहरण इसी में ले लीजिए। अब मान लीजिए दूसरा ग्रह नीच का हो रहा है, मान लीजिए बुध ग्रह। बुध ग्रह नीच का किस राशि पे होता है? तो मीन राशि पर नीच का होता है, तो उच्च का होता है कन्या राशि पर। तो उच्चनाथ आपका कौन हुआ? बुध ही हुआ। और नीचनाथ कौन हुआ? मीन राशि का अधिपति गुरु। अगर चंद्रमा बुध और गुरु चंद्रमा के साथ बैठा हो, बुध अर्थात नीच का हो रहा हो बुध मीन राशि पर, तो उच्चनाथ हुआ गुरु और नीचनाथ हुआ गुरु, उच्चनाथ हुआ बुध। अगर चंद्रमा से केंद्र में चंद्रमा के साथ बुध और गुरु बैठे हो और या चंद्रमा से 1 4 7 10 भाव में अगर गुरु और बुध बैठे हो तो भी बुध का नीच भंग हो जाएगा। समझ में आया? जी गुरुदेव। अब दूसरा भी उदाहरण हम अन्य ग्रहों का लेते हैं। ये समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण में चर्चा करें। जी गुरुदेव। अब ये नीचनाथ दूसरा बता रहे हैं। नीचनाथ और उच्चनाथ परस्पर केंद्र में हो, ठीक है, इसमें चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं? उच्चनाथ हुआ या उदाहरण मेष। अब देखिए सूर्य का ही उदाहरण दिया हुआ है। अब सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, मेष राशि में उच्च का होता है। तो उच्चनाथ हुआ मेष राशि का स्वामी मंगल, नीचनाथ हुआ तुला राशि का अधिपति अर्थात स्वामी शुक्र। परस्पर केंद्र में है। मंगल से चौथे में हो शुक्र, या मंगल से 7वें में हो, या मंगल से 10वें में हो, या शुक्र से आपका चौथे में हो मंगल, या शुक्र से 7वें में हो, या शुक्र से दशम में हो, या शुक्र और मंगल का युति भी हो,
तो भी आपका सूर्य का नीच भंग राज हो जाएगा। समझ में आया? एक बार पुनः बताएं गुरुदेव। गुरुदेव सूर्य और मंगल साथ में बैठा हो तो शुक्र और मंगल, शुक्र मंगल साथ में भी बैठा हो तो भी नीच भंग हो जाएगा। मान लीजिए सूर्य नीच का हो रहा है, ठीक है। अब जो है परस्पर, अब इसमें कोई लेना देना नहीं है, सूर्य नीच का हो गया। अब शुक्र और मंगल ये आपस में 1 4 7 10 में नहीं होना चाहिए। मंगल और शुक्र का युति हो, या मंगल से शुक्र चौथे घर में बैठा हो, या मंगल से 7वें में हो, या मंगल से 10वें में, ये भावों से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए मंगल तृतीय भाव में बैठा है, अब जो है शुक्र जाकर के षष्ठम भाव में बैठा होगा, तो ये मंगल तृतीय भाव से हम गिनेंगे तो चौथा भाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यहाँ शुक्र बैठा है मान लीजिए छठे घर में, अब मंगल बैठा है तृतीय घर में, तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो रहा है, तो मंगल से गिनिए शुक्र तृतीय 1, चतुर्थ भाव 2, 5 पंचम भाव 3 और षष्ठम भाव 4 हुआ। मंगल से शुक्र केंद्र हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? जी गुरुदेव। ये आपस में परस्पर केंद्र होना चाहिए। मान लीजिए दूसरा ग्रह नीच का हो रहा है, हम मान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति का नीच का हो रहा है, मकर राशि में गुरु बैठा है, नीच का हो रहा है गुरु। अब नीच भंग के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? अब गुरु का उच्चनाथ हुआ चंद्रमा, नीचनाथ हुआ शनि। अब ये दोनों परस्पर केंद्र में हो, चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो, विष योग भी बन रहा हो, तो भी ये जो है आपका नीच भंग कर देगा। ठीक है, चंद्रमा से चतुर्थ में शनि बैठा हो, चंद्रमा से दशम में बैठा हो, चंद्रमा से 1 4 7 10 में स्थिति बनेगा, तो गुरु का नीच भंग 100% हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे सूत्र में बढ़ते हैं। 2 सूत्र समझ में आ गया, तीसरा सूत्र पढ़ें। जी गुरुदेव। तीसरा सूत्र, अर्थात तीसरा सूत्र क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये कुंडली है, यहाँ मकल अर्थात मंगल का ही उदाहरण दिया जा रहा है। मंगल जो होता है वो 10 नंबर की मकर राशि में उच्च का होता है और 4 नंबर की कर्कट राशि में नीच का होता है। तो जो ग्रह नीच का हो रहा हो जिस राशि पर, तो मंगल नीच राशि अर्थात कर्कट राशि में नीच का होता है। तो कर्कट राशि का अधिपति जो है चंद्रमा, अर्थात जो राशि में नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी अगर नीच जो हो रहा है ग्रह, उसको पूर्ण दृष्टि से, जो पूर्ण दृष्टि होगा, सप्तम पूर्ण दृष्टि है चंद्रमा का, शनि का जो है तृतीय दशम और सप्तम है, गुरु का पंचम सप्तम और नवम है, मंगल का 4 8 12 है। ठीक है, तो जो ग्रहों का पूर्ण दृष्टि बताया गया है वो पूर्ण दृष्टि से अगर देखता है तो भी नीच भंग हो जाएगा। तो ये कुंडली में क्या हो रहा है कि कर्कट राशि में मंगल नीच का हो रहा है, तो नीच नाथ क्या हुआ? चंद्रमा कर्कट राशि हुआ नीच राशि, तो नीच कर्कट राशि का अधिपति कौन है? चंद्रमा, तो नीचनाथ हुआ चंद्रमा। चंद्रमा मकर राशि में बैठा है, मकर राशि से मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण ये भी नीच भंग हो गया। तो नीच राशि का स्वामी उस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जी गुरुदेव। अब चौथा सूत्र देखिए। चौथा सूत्र क्या होता है कि जो ग्रह जिस राशि पर नीच का होता है, ठीक है, उस राशि पर जो ग्रह उच्च का होता है वो ग्रह बैठ जाए तो भी नीच भंग होता है। मान लीजिए उदाहरण, अब यह मंगल का ही उदाहरण दिया है। मंगल कर्कट राशि में नीच का होता है, ठीक है, 4 नंबर कर्कट राशि में मंगल नीच का हो रहा है, और कर्कट राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च का होते हैं। अर्थात जो ग्रह जिस राशि पर नीच का होता है और उसी राशि पर अगर जो ग्रह उच्च का होता है वो दोनों का युति होता है तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। अब कर्कट राशि में मंगल नीच का हो रहा है और कर्कट राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च का होकर के बैठने के कारण तो भी नीच भंग हो गया है। ये भी क्लियर हो गया सभी को? जी गुरुदेव।
जी गुरुदेव। अब पांचवा सूत्र हम पढ़ते हैं। पांचवा सूत्र क्या है कि जिस राशि पर जो ग्रह नीच का हो रहा है, उसी राशि का अधिपति उसी भाव पर बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, तो भी नीच भंग होता है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, कर्कट राशि में मंगल नीच का हो रहा है, और कर्कट राशि जो नीचनाथ है, अर्थात नीच राशि का अधिपति को हम नीचनाथ कहते हैं। कर्कट राशि का अधिपति है चंद्रमा। चंद्रमा अपने घर पर बैठने के कारण ये भी नीच भंग हो गया। तो इस प्रकार से ये तो जरूरी नहीं है कि वो केंद्र में बैठे, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो। हाँ, किसी भी भाव में बैठा हो, इसके लिए अलग अलग सूत्र है। ये 5 सूत्र है, देखिए 5 सूत्र है। इसमें पहला सूत्र क्या था कि जिस राशि पर नीच का हो रहा है, ठीक है, मंगल। अब पहला सूत्र क्या था? पहला सूत्र यह था कि जिस राशि पर नीच का हो रहा है नीचनाथ। अब सूर्य तुला राशि पर नीच का हो रहा है, तो नीचनाथ क्या था? शुक्र। अब सूर्य मेष राशि पर उच्च का था, तो उच्चनाथ कौन हुआ? मंगल। तो चंद्रमा से उच्चनाथ और नीचनाथ केंद्र में होंगे, तो मां जो है नीच भंग राजयोग बनेगा। पहला सूत्र ये, ठीक है। दूसरा सूत्र, उच्चनाथ और नीचनाथ परस्पर 1 4 7 10 में बैठे, 1 4 7 अर्थात 10, ठीक है। ये केंद्र से लेना देना नहीं है, किसी भी भाव से 1 4 7 10 में बैठने से उसको केंद्र माना जाएगा। हम भावों से नहीं गिनेंगे, ठीक है। यहाँ उदाहरण एक तौर पर दिया हुआ है, कहीं भी बैठे, जैसे कि पंचम भाव में मान लीजिए मंगल बैठा है, ये उच्चनाथ हो गया। अब नीचनाथ जो है वो भी आपका बैठ गया है, मान लीजिए कुंभ राशि में कौन है? शुक्र। अब चंद्रमा जो बैठा है, द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल बैठा है, ये भी चतुर्थ हो गया, और शुक्र जो बैठा है ये दशम हो गया। तो केंद्र भाव आता है 1 4 7 और 10, एक केंद्र में होता है, तो ये चंद्रमा से केंद्र में हो गए, ठीक है। तो भी ये सूर्य का नीच भंग करा देगा, ठीक है। दूसरा सूत्र भी समझ लीजिए। अब तीसरा सूत्र ये सरल है। तीसरा सूत्र क्या है? जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस राशि का स्वामी उसको पूर्ण दृष्टि से देखे। एक ये आपका तीसरा नंबर का सूत्र, तो भी नीच भंग हो जाएगा। और पांचवा सूत्र क्या था? जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस राशि का स्वामी उसी घर में बैठने से भी पांचवा सूत्र था, नीच भंग हो जाएगा। और छठा और चौथा सूत्र क्या था? जिस राशि में नीच का होता है ग्रह, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, वो ग्रह बैठने से भी नीच भंग होता है। तो मंगल कर्कट राशि में नीच का हो रहा है, और देव गुरु बृहस्पति कर्कट राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए ये भी नीच भंग हो गया, ठीक है। क्लियर है सभी को? जी गुरु जी। ये ग्रह तो कोई भी बैठा हुआ हो ना, क्या क्या? मंगल गुरु की जगह शनि भी वगैरह कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो गुरु जी, उच्च नीच का। हाँ, अब दूसरा उदाहरण मान लीजिए। जी। अब दूसरा उदाहरण, तुला राशि में शनि उच्च का होता है, मेष राशि में शनि नीच का होता है। मान लीजिए कुंडली में शनि मेष राशि में बैठा हुआ है, नीच राशि में। अब मेष राशि में उच्च का कौन होता है? सूर्य। सूर्य के साथ शनि बैठा हो तो भी नीच भंग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब मान लीजिए तुला राशि में, मेष राशि में शनि नीच का हो रहा है, तो मेष राशि का अधिपति के साथ शनि बैठा हो, जैसे कि मेष राशि में ही मंगल बैठा हो, शनि और बैठा हो, तो भी नीच भंग हो जाएगा। या मंगल मेष राशि का अधिपति हुआ, तो नीचनाथ का नीचनाथ कौन हुआ? मंगल। मंगल अगर शनि को चौथे 7वें 8वें, ये पूर्ण दृष्टि मंगल का माना गया है, इस दृष्टि से अगर शनि को देखता हो तो भी नीच भंग हो जाएगा। आप ऐसा जान सकते हैं, ठीक है। इसको आप सभी लोग अपने अपने जो है 4-5 अभ्यास कर लीजिए, एक ही बार में माइंड में बैठ जाएगा, नहीं तो आप ये पढ़ने के बाद भूल जाएंगे।
समझ रहे हैं? इसको 2-3 बार पेज में लिखिए, अभ्यास करिए, आपको तुरंत माइंड में याद हो जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। अब ये सूत्र में आते हैं जो फल दीपिका में बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि मतलब यद्य को नीच गतस्तदा तद्राश्य दीपस तदुच्चपगः केंद्रे तस्य सतु चक्रवर्ती समस्त भूपा बलंध्याग्नि। अर्थात ये क्या कह रहे हैं, नीचगत ग्रह का नीचनाथ और उच्चनाथ। तो आपको समझ में आ गया नीचनाथ और उच्चनाथ क्या है? नीच राशि में जो ग्रह गया है उस राशि के स्वामी को हम क्या कहेंगे? नीचनाथ। उदाहरण के तौर पर वही कुंडली बना रहा हूं मैं, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मेष राशि का कुंडली 7 नंबर में तुला राशि है या सूर्य नीच का होकर के बैठ गया। तो अब ये क्या कह रहे हैं? नीचनाथ और उच्चनाथ। उच्चनाथ मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो उच्चनाथ हुआ मंगल, नीचनाथ हुआ शुक्र। अब ये नीचनाथ और उच्चनाथ दोनों लग्न से केंद्र में हो, ठीक है? हमने दूसरा सूत्र ये, ठीक है, लग्न से केंद्र में हो, अर्थात ये परस्पर दोनों केंद्र में हो। एक से मंगल से जो है शुक्र केंद्र में हो और शुक्र से मंगल केंद्र में हो, तो भी नीच भंग हो जाएगा। या ये क्या कह रहे, दोनों परस्पर केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। दूसरा यहाँ सूत्र कह रहे हैं चंद्र केंद्र से ग्रहणम पूर्वत्र जातम, अर्थात चंद्रमा से केंद्र में होने पर भी नीच भंग हो जाएगा। इसका मतलब गुरुदेव ये हुआ कि हाँ चंद्र से हो या लग्न से हो, दोनों से अगर केंद्र में है तो भंग हो जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ मतलब या दोनों ये क्लियर हो गया। वहां पे ये था कि इधर चंद्र खाली लिखा हुआ था, यहाँ से क्लियर हुआ कि दोनों में से अगर केंद्र में है तो भंग हो जाएगा। जी, लग्न से केंद्र में हो, यहाँ बात भी बोल रहे हैं। दूसरा सूत्र इधर देखिए, उत्तम नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो, ठीक है? पहला सूत्र, अर्थात उच्चनाथ और नीचनाथ दोनों केंद्र में हो चंद्रमा से। नीचगत ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है और उच्च राशि चंद्रमा से केंद्र में हो, तो उच्चनाथ और नीचनाथ दोनों केंद्र चंद्रमा से होने पर भी नीच भंग हो जाता है। और यदि एक ही स्थिति बने तो उत्तम योग तथा दोनों ही ग्रह नीचनाथ व उच्चनाथ चंद्रमा से केंद्र में हो तो सर्वोत्तम राजयोग बनता है। तब मनुष्य धार्मिक व चक्रवर्ती राजा होता है। यह प्रसिद्ध राजयोग बताया गया है, ठीक है? निज गद ग्रह का नीचनाथ और उच्चनाथ दोनों लग्न से केंद्र में हो या दोनों परस्पर केंद्र में हो, ठीक है? बात समझ रहे हैं? दोनों परस्पर केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में हो या ग्रह से परस्पर केंद्र में हो। दूसरा सूत्र ये भी क्लियर हो गया? ग्रह से परस्पर केंद्र का मतलब? अब मान लीजिए ग्रह से परस्पर केंद्र का तात्पर्य क्या है, वही तो मैं अभी चुका हूं। अब मान लीजिए ग्रह से केंद्र है, मान लीजिए अब जो है मंगल यहां जाकर के बैठा हुआ है षष्ठम भाव में, ठीक है? अब मंगल किस राशि में उच्च का उच्च होता है? मकर राशि में। मान लीजिए गुरु जो है, गुरु मकर राशि में नीच का होकर के बैठा है गुरु, ठीक है? अब गुरु कर्कट राशि में उच्च का होता है, तो उच्चनाथ और नीचनाथ कौन हुए? मकर राशि का स्वामी कौन हुआ? वो हुआ आपका शनि। ये मैं मंगल के जगह में, ठीक है, शनि। वो नीचनाथ कौन हुआ? शनि। और उच्चनाथ कौन हुआ? चंद्रमा। अब शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो, केंद्र वही होगा। शनि से चौथे घर में 1 2 3 4 यहाँ चंद्रमा बैठा हो, या शनि से 7वें घर में चंद्रमा बैठा हो, या शनि से 10वें घर में अर्थात तृतीय भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो ये ग्रह केंद्र हो गया, ग्रह से केंद्र, ठीक है? शनि के साथ बैठना प्रथम हुआ, शनि से चौथे में, शनि से 7वें में, शनि से 10वें बैठने से गुरु का नीच भंग हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य ग्रह से केंद्र है, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया सभी को? जी जी। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं।
आगे कह रहे हैं यस्मिन् रासौ वर्तते खेचरस्तद् राशि नेशेन प्रेक्षित श्वेत खेटः क्षोणिपातम कीर्तिमंतम विद्यात् स्वस्थानश्चेत किम पुनः पार्थिवेंद्र। अर्थात कह रहे हैं जिस राशि में ग्रह नीच हो तो उस नीच गत ग्रह को नीच राशि पूर्ण दृष्टि से देखे तो कीर्तिमान राजा का जन्म होता है, या किंतु यह स्थिति उत्तम केंद्र त्रिकोण भावों में स्थित बनता हो तो श्रेष्ठ फल बताया गया है। त्रिक भाव में, छठे आठवें भाव में ऐसा स्थिति बनता है तो उसको साधारण फल बताया गया है। उदाहरण ये आपको समझ में आया कि नहीं आया या फिर बताऊं? वही सूत्र पहले पढ़ा चुका हूं मैंने। अब वही कर्कट राशि में मंगल नीच का हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि कर्कट राशि में मंगल नीच का जो हो रहा है, कर्कट राशि का अधिपति ये क्या कह रहे हैं, नीच राशि पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, चंद्रमा सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो मंगल, तो मंगल का नीच भंग हो गया, ठीक है। अब ये जो स्थिति जो बने, ये केंद्र में बन रहा हो, लग्न में बने, चतुर्थ में बने, सप्तम में बने और दसम में बने, पंचम और नवम में सर्वोत्तम बताया गया है। लेकिन 6, 8, 12 में इसको अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, साधारण ही फल होगा, उत्तम फल नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? जी गुरुदेव, आ गया। अब ये दूसरा सूत्र देखिए। अब फिर क्या कह रहे हैं, नीचे तिष्ठति यस् तदाश्रित गृहाधीशो विलग्नात् यदि चंद्राद्वा यदि नीचगस्य विहगस्योर चर्क्षणाथोऽथवा केंद्रे तिष्ठति चेत प्रपूर्ण विभवः स्यात् चक्रवर्ती नृपो धर्मिष्ठोन्य महिष वंदित पदस्तेजो यशो भाग्यवान। अर्थात ये कह रहे हैं नीच ग्रह होने पर उस नीच राशि का स्वामी या नीच गत ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह यदि लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो तो वैभवशाली धार्मिक अन्य राजाओं द्वारा सम्मानित तेजस्वी व भाग्यवान राजा व राजा के समान होता है। तो कहने का सारांश क्या है कि नीचगत ग्रह, तो नीचगत ग्रह कौन हुआ, मंगल कर्कट राशि में। अब वो कह रहे उस राशि उच्च नीच राशि का स्वामी, तो नीच राशि का स्वामी कौन हुआ, चंद्रमा कर्कट राशि का स्वामी, ठीक है। या नीचगत ग्रह, नीचगत ग्रह कौन है, मंगल नीच राशि में गया है, ठीक है। तो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, तो किस राशि में मंगल उच्च का होता है, तो मकर राशि में उच्च का होता है। तो मकर राशि में होता है उच्च का होता है, उसका स्वामी, तो मकर राशि का स्वामी कौन हुआ, शनि, ठीक है, उसका स्वामी। ये दोनों में से कोई भी एक ग्रह यदि लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो तो, ठीक है, समझ में आ गया। लग्न से केंद्र में हो, लग्न से एक का लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो या दसम में बैठा हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, तो वो व्यक्ति अच्छा स्थिति होगा उसका, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। गुरुजी फिर ये कौन सा तो भाई राजयोग बनेगा? ये नीच भंग राजयोग, जो ग्रह नीच का हो रहा है हम उसका अशुभ फल नहीं कहेंगे, उसका नीच भंग हो जाता है, इसको कहने का सारांश यह है। गुरुजी जैसे तृतीय भाव में मंगल है और वहां पर चंद्रमा भी हो गया तो नीच भंग तो हो गया, तो अब वो फल चंद्रमा मतलब नीच का नहीं देगा, मंगल उच्च का देगा। हाँ उच्च का देगा, जी गुरुजी। ठीक, समझ में आ गया। जी गुरुजी। तो ये हमें ये नीच का हो रहा हो तो हमें थोड़ा सा नवमांश कुंडली का भी अवलोकन करना चाहिए। आप मान लीजिए लग्न कुंडली में वो नीच का हो रहा है, नवमांश कुंडली में अगर वो उच्च का होकर के बैठा हो और मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो या स्वराशि में बैठा हो
नेगेटिव फल में कमी आ जाएगी, समझ लीजिए, ठीक है। तो नवमांश कुंडली का भी हम, लग्न कुंडली का आप मान लीजिए 30 या 40% आप फल को पकड़ लीजिए, तो हम 60% नवमांश कुंडली को भी हम पकड़ेंगे, क्योंकि बलाबल नवमांश कुंडली से भी जरूर अवलोकन करना चाहिए। अगर देखिए ये स्थिति नवमांश कुंडली से भी चेक करके ही ग्रहों का बलाबल कहना चाहिए। अभी अभी कुंडली एक मैंने देखा, उनको किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि अच्छा उनका जो है डिब्रूगढ़ से, आसाम से फोन आया था, राजा जी हैं, उनका यजमान का कुंडली था का उनका कुंडली मैंने देखने के बाद ऐसा पाया कि उनका जो स्थिति बन रहा था, मैं एक उदाहरण के तौर पर दिखाऊं, डेट ऑफ बर्थ शायद मैंने सेव नहीं किया, अर्थात गुरु देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठा है, ठीक है, और उनका क्या लग्न था, यहाँ मंगल कर्कट राशि में था, कर्कट 4 चौथा, 1 मिनट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, और देवगुरु बृहस्पति राशि पे लग्न में बैठा था, और आपका सूर्य पंचम भाव में बैठा था। अब आप यहाँ देखेंगे दशमेश, और दशमेश जाकर के देवगुरु बृहस्पति के साथ घर में बैठा है और पूर्ण दृष्टि से देख रहा है देवगुरु बृहस्पति। तो अच्छा शिक्षा का हम कहेंगे 100%, क्योंकि अच्छा शिक्षा देगा ही देगा। गुरु पूर्ण दृष्टि नानिष्ट फलदः, अर्थात कर्म क्षेत्र का अधिपति विद्या स्थान में बैठा है देवगुरु बृहस्पति, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन जब हमने उच्च शिक्षा की बात करने से पहले हमने नवमांश कुंडली देखा, तो नवमांश कुंडली में मकर राशि में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति नीच का हो रहा है, तो ये व्यक्ति अधिक पढ़ाई होने नहीं दिया। चतुर्थ भाव में बुध और शनि का युति था, तो बुध और शनि का युति क्या है कि जरूर रिसर्च जानने के लिए चेष्टा करते हैं, यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा ये नहीं देते। गुरु बृहस्पति पंचमेश विद्या स्थान का अधिपति होने के कारण पंचमेश भी देवगुरु बृहस्पति हो रहा है, और पंचम भाव का स्थिर कारक ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति कुंडली का होने के कारण ऐसा स्थिति बना। टेक्नो कौन है, म्यूट कर लीजिए, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा है, निवेदन करने के कारण ही मैंने भेजा हूं, इस कारण से कक्षा में विघटन होता है। तो बिल्कुल भी आपको अध्ययन नहीं करना है तो आप म्यूट कर दीजिए। तो इस प्रकार से अवलोकन कर सकते हैं कि ग्रहों का जो भी हमें विचरण कर रहे हो, विचार करना हो, तो हमें सबसे पहले नवमांश कुंडली का भी जरूर अध्ययन तो नवमांश कुंडली के का भी जरूर अवलोकन करना चाहिए। तो हमने जाना किस किस प्रकार से निज भंग राजयोग होता है, ठीक है। अब आगे एक सूत्र है, ये सूत्र में क्या कह रहे हैं, नीचे यस्तस्य नीचे नीचोच्च भेषौ द्वावेक एववा केंद्रस्थश्चेत चक्रवर्ती भूपस्यात् भूपवंदितः, अर्थात कह रहे हैं नीच व उच्च राशि दोनों ही या एक ही लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो तो राजमान्य राजा होता, ऐसे लोकों में पुनरावृत्ति दोष दिखता है। तो संक्षेप में इन स्थितियों में नीचगत ग्रह का दोष नहीं होता। नीचगत ग्रह जिस राशि में नीच हो उस राशि का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो, नीच राशि के साथ उच्चनाथ अर्थात जिस राशि में नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, या जिस राशि में वो नीच का हो रहा है उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वह बैठा उस भाव में, या लग्न या चंद्रमा से केंद्र में हो, और नीच व उच्च राशि दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो। नीच राशि अपनी राशि में स्थित नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो इस प्रकार से नीच भंग होता है। जैसे कि यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण के कुंडली में दिया हुआ है।
अब यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ कौन सा ग्रह नीच का हो रहा है, तो हमको अवलोकन करने से मंगल ग्रह कर्कट राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ है। अब ये नीचनाथ कौन हुआ? नीचनाथ का अधिपति हुआ चंद्रमा, ठीक है। और मंगल उच्चनाथ मकर राशि का अधिपति कौन है? शनि। तो परस्पर चंद्रमा और शनि आपका लग्न में बैठने के कारण ये मंगल का कर्कट राशि का नीच भंग हो गया। समझ में आ गया सभी को? तो नीचनाथ हुआ चंद्रमा, उच्चनाथ हुआ मकर राशि का स्वामी शनि, ये दोनों परस्पर लग्न में बैठे हैं। या शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो, शनि से चतुर्थ में बैठा हो, शनि से दशम में बैठा हो, या शनि से सप्तम में बैठा हो, या लग्न में केंद्र में परस्पर बैठे हो, तो इस प्रकार से भी नीच भंग हो जाता है। ठीक है। अब यह दूसरा उदाहरण दिया है, काल मार्क्स का दिया हुआ है। अब यहाँ कुंडली में आप अवलोकन करने से कौन सा ग्रह नीच का आपको मिलेगा, देखते हैं। यहाँ शुक्र जो है उच्च का होकर बैठा है, मंगल, यहाँ भी मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है। अब कर्कट राशि का स्वामी है चंद्रमा, नीचनाथ हुआ, और उच्चनाथ हुआ शनि, मकर राशि का स्वामी। अब ये स्थिति बन रहा है, तो हम चंद्रमा और शनि का स्थिति देखेंगे। चंद्रमा से आपका कहाँ बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाव में बैठा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सूत्र क्या कह रहा था, एक मिनट,